वेलकम टू ऑल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। आज हम आप लोगों के लिए सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर आप लोगों के सारे बुक का सिंपल एक्सप्लेनेशन होगा, टॉपिक टू टॉपिक। सो लेट्स बिगिन। आज हम जो स्टडी करने वाले हैं वो करेंगे कैंसर के ऊपर। कैंसर क्या होता है, किसको बोलते हैं हम कैंसर? तो देखो, कैंसर जनरली एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। कौन सी है? नॉन कम्युनिकेबल। ठीक है, मतलब इसका ट्रांसमिशन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर नहीं होता। पर ऐसा नहीं है कि केवल व्यक्ति टू व्यक्ति नहीं होता, ये एक बॉडी के अंदर उस पूरी बॉडी को कवर करने की एबिलिटी रखती है, और उसी वजह से हम इसको बोलते हैं प्रोसेसिंग को मेटास्टेसिस। क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस। ठीक है, सो रीड करते हैं एक एक करके क्या होता है कैंसर के बारे में। कैंसर इज ए ग्रुप ऑफ डिजीज। इसको ग्रुप ऑफ क्यों बोला गया? तो क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशन रखती है, और कॉम्प्लिकेशन होंगे तो बहुत सारी डिजीज का आवागमन होगा। ठीक है, इन्वॉल्विंग अबनॉर्मल सेल ग्रोथ। चूंकि इसकी डेफिनेशन ये बनती है, इसकी डेफिनेशन क्या है? अबनॉर्मल प्रोलिफिकेशन। अबनॉर्मल प्रोलिफिकेशन। ठीक है, नॉन एज कैंसर। ठीक है, with the potential to invade to spread to other part of the body। और ये इन्वेड करती है। इन्वेड करने का मतलब होता है भेदना, कि भेदती है। भेदती है, किसको भेदेगी? और स्प्रेड होगी। स्प्रेड का मतलब फैलती है। फैलती है और भेदती है। किसको भेदेगी? पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब अगर एक जगह पर कहीं पर कैंसर हो गया है तो वो दूसरे नॉर्मल पार्ट के अंदर पेनिट्रेशन करने की कोशिश करेगा। इसी को हम बोलते हैं इन्वेड एंड स्प्रेड। ठीक है, अब अगर वो ये यहाँ से यहाँ आता है, इसका मतलब क्या है? कि ये स्प्रेड हुआ और यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, पॉसिबल साइन एंड सिम्टम्स इंक्लूड। और इसके अंदर जो पॉसिबल सिम्टम्स होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? तो पहला है लम्प। लम्प का मतलब होता है एक इस प्रकार की गांठ बन जाना, या इस प्रकार की स्ट्रक्चर बन जाना जो बिनाइन के अंदर भी हो सकती है। ठीक है, या कैंसर वाली भी हो सकती है। मतलब स्टार्टिंग होगी किससे? होगी गांठ से। ठीक है, इसके अलावा अबनॉर्मल ब्लीडिंग। जहाँ कैंसर वाली साइट होती है वहां से अबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग हाई होती है। कैसी होती है? हाई। ठीक है, प्रोलोंग कफ। अगर लंग्स से रिलेटेड है और हमारे ट्रेकिया से रिलेटेड है प्लस हमारे थ्रोट से रिलेटेड है तो हमें देखने को मिलेगा कफ। ठीक है, अनएक्सप्लेन वेट लॉस खास पॉइंट है। जनरली कैंसर की कंडीशन में वेट जबरदस्त तरीके से लॉस होता है, एंड द चेंज इन बोवल मूवमेंट और जीआई डिस्टरबेंस भी हमें देखने को मिल सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। क्या है क्लासिफिकेशन इसका? तो देखो, कुछ टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग इसको डिवाइडेड किया गया है या बताया गया है। तो क्या है वो देखते हैं। वेट जरा सा हम इसको ऊपर कर लें। तो इसके क्लासिफिकेशन में नंबर 1 पर आता है कार्सिनोमा। देखो, कार्सिनोमा क्या होता है? कैंसर ड्राइव फ्रॉम एपिथेलियल सेल। चूंकि एपिथेलियल सेल का बना है इसलिए हम क्या बोलते हैं? कार्सिनोमा। ठीक है, अगर ये कनेक्टिव टिश्यू का बना होता तो हम क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। तब हम बोलते हैं इसको सार्कोमा। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू का बना है इसलिए हम इसको कार्सिनोमा बोलते हैं, इसको कैंसर। ठीक है, तो दिस ग्रुप इंक्लूड मेनी ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर। ये जो एपिथेलियल वाला कैंसर होता है ना, ये मोस्ट कॉमन होता है, मतलब सर्वाधिक होने वाला कैंसर एपिथेलियल टिश्यू वाला कैंसर। ठीक है, इंक्लूड नियरली ऑल दोज इन द ब्रेस्ट, प्रोस्टेट, लंग्स, पेनक्रियाज एंड कोलन। मतलब ये इन जगह पर हो सकता है।
जहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं वहां पर इसके होने के चांसेस या जो संभावनाएं होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा सार्कोमा। सार्कोमा क्या होता है? कैंसर अराइजिंग फ्रॉम, मतलब कहाँ से उठता है कैंसर? तो वो होता है कनेक्टिव टिश्यू से। जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि कनेक्टिव टिश्यू से होता है उसको हम सार्कोमा बोलते हैं। ठीक है, दैट इज बोन, कार्टिलेज, फैट एंड नर्व टिश्यू। ठीक है, या जहां पर भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उन सभी के अंदर ऑल्सो ब्लड, ब्लड भी क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। तो ब्लड के अंदर भी अगर ल्यूकेमिया होता है तो वो कौन सा होगा? ल्यूकेमिया। ठीक है, ठीक है, तो वो होगा सार्कोमा। ठीक है, ओरिजिनेट इन मेसेनकाइमल सेल आउटसाइड द बोन मेरो, और होगा वो भी आउटसाइड होगा, बोन मेरो के अंदर नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, लिम्फोमा। लिम्फोमा क्या होता है? दीज टू क्लास अराइज फ्रॉम हेमेटोपोइटिक। हेमेटोपोइटिक का मतलब होता है ब्लड फॉर्मिंग या ब्लड को बनाने वाला, हेमेटोपोइसिस या पोइटिक। ठीक है, पोइसिस का मतलब बनाना, पोइटिक का मतलब बनाने वाला। ठीक है, सेल्स दैट लीव द मेरो एंड लीड टू मेचर इन लिम्फ नोड एंड ब्लड रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो जनरली जो ब्लड सेल्स को बनाती है, अगर उनके अंदर कैंसर होता है तो हम लिम्फोमा या ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। क्योंकि ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है इसलिए हमने इसको यहाँ पर भी देखा। ठीक है, बट यहाँ पर अपन इस सार्कोमा में नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि ब्लड ऑलवेज रनिंग फ्लूइड है। कौन सा फ्लूइड है? वो फ्लूइड है जो हमेशा चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है जर्म सेल ट्यूमर। नाम से पता चल रहा है कि वो सेल्स जो नई सेल्स का निर्माण करती है, न्यू सेल प्रोडक्शन। जहां पर नई सेल का प्रोडक्शन होता है, अगर वहां पर किसी प्रकार की कैंसर सेल्स का निर्माण होता है तो उसको हम जर्म सेल ट्यूमर के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे टेस्टिकल्स, ओवरी। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है? टेस्टिस के अंदर जनरली स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ओवरी के अंदर जनरली ओवा का प्रोडक्शन होता है। तो जहां पर इनका प्रोडक्शन होता है या नई जर्म सेल का प्रोडक्शन होता है वहां अगर कैंसर होता है तो हम उसको जर्म सेल कैंसर के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉज, तो देखो कॉज के अंदर क्या आएगा? कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो इसके कारण देखने को हमें जो मिलेंगे वो मेजर और माइनर के रूप में देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं क्या क्या कारण हो सकते हैं कॉज के अंदर। सबसे पहले, मेजोरिटी ऑफ कैंसर, सम 90 to 95% ऑफ केस, मतलब सबसे ज्यादा केस हमें देखने को मिलेंगे 90 से 95%। और वो कौन से केस होंगे? इन्वायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से 90 से 95% तक हमें कैंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, और रिमेनिंग जो 5 से 10% जो केस होंगे वो जेनेटिकल या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांसफर होने वाले मिलेंगे, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, तो ये होता है ट्रांसमिशन। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन कवर कर रहा है? तो 90 to 95 तो केवल इन्वायरमेंटल फैक्टर कवर कर रहे हैं, और जो लास्ट बच्चे 5 से 10% है वो जेनेटिकल फैक्टर काम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉमन इन्वायरमेंटल फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? तो कॉमन इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर कौन से आएंगे? तंबाकू। पहला जो कारण है वो है तंबाकू, जिसकी वजह से कितनी डेथ होने को चांसेस होते हैं? 25 to 30%। इसके अलावा ओबेसिटी, इसके कितने चांसेस होंगे? तो 30 to 35%। इन्फेक्शन के 15 से 20% ये चांसेस होते हैं। ठीक है, रेडिएशन, और ये रेडिएशन और इसके अलावा आयोनाइज, नॉन आयोनाइज एक्सरा, है ना, या फिर अदर एमआरआई रेडिएशन, इनकी वजह से केवल 10% चांसेस
होते हैं। और एक चीज और होती है कि कभी भी अगर रेज की वजह से हो रही है तो रेज कहाँ पर पड़ती है, स्किन पर। तो मोस्ट कॉमन चांसेस किसके होंगे, स्किन कैंसर के। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना तंबाकू के 25 to 30% चांस होते हैं, ओबेसिटी के 30 से 35% चांस होते हैं, इन्फेक्शन के कितने होंगे 15 से 20%। ठीक है, और रेज या रेडिएशन की वजह से चांसेस होते हैं 10%। ठीक है, सो पहला पॉइंट की बात करते हैं, केमिकल कॉज। तो केमिकल कॉज आप लोगों को पता है बहुत सारी फैक्ट्रियां जहाँ पर केमिकल स्मोक के रूप में उड़ता है। अब स्मोक के रूप में उड़ेगा तो किस प्रकार का कैंसर करेगा, तो लंग कैंसर, है ना, कॉमन सा पॉइंट है। तो क्रिटिकल थिंकिंग अपने को यही रखना है कि कौन सा कैंसर पैदा कर सकता है। एक्सपोज टू पार्टिकुलर सबस्टेंस, कोई एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर सबस्टेंस, और ये तो केवल एक फैक्ट्री या इंडस्ट्रियल एरिया के जरिए ही रिमूव होगा, है ना। हैज बीन लिंक टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैंसर, और वो किसी एक स्पेसिफिक कैंसर को इंडिकेट करता है। दीज सब्सटेंस आर कॉल्ड, और ये सब्सटेंस क्या कहलाता है, तो ये सब्सटेंस कहलाता है कार्सिनोजन। क्या कहलाता है, कार्सिनोजन। जैसे हमने एक क्लास में बात की कि स्ट्रेस क्या है और स्ट्रेसर क्या है। ठीक है, याद है, ये है स्टिमुलाई और ये है एक्ट। सो यहाँ पर ये क्या होगा, कार्सिनोजन। ठीक है, तंबाकू स्मोक इज मेजर कॉज ऑफ लंग्स कैंसर, और तंबाकू लंग्स कैंसर कर सकती है। स्मोक चूंकि लंग्स से रिलेटेड है ही, तो लंग्स कैंसर कर सकता है। तो तंबाकू क्यों कर सकती है, तो आप लोगों को ये भी दिमाग में आ रहा होगा। तो देखो, तंबाकू खाने से मुंह के अंदर हेलिटोसिस रहता है, हेलिटोसिस, और हेलिटोसिस रहेगा तो बेड स्मेल। हेलिटोसिस किसको बोलते हैं हम, बेड स्मेल इन द माउथ, है ना, मुंह के अंदर बेड स्मेल। और अगर मुंह के अंदर बेड स्मेल आएगी तो वो पूरी की पूरी लंग्स के पास भी तो जाएगी, और लंग्स के पास जाएगी तो क्या होगा, कैंसर होने के चांस, मतलब एक प्रोलॉन्ग टाइम के बाद में। ऐसा नहीं कि आज आ रही है तो आज ही लंग्स के पास पहुंच गई, कैंसर हो गया। एक प्रोलॉन्ग टाइम तक अगर वही केमिकल कंपोनेंट वहां जाकर बार बार टकराता है तो क्या पैदा कर देता है, कैंसर। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं गाइस, 1 मिनट। सो गाइस, जो केमिकल कंपोनेंट होते हैं वो केमिकल कंपोनेंट इस तरीके से एक्ट करते हैं। इसके अलावा हम अगर आगे बात करें तो तंबाकू स्मोक मेजर कॉज ऑफ लंग्स कैंसर, ये लंग्स कैंसर का मेजर कॉज बनता है। और देखो, ये जो कैंसर क्रिएट कर सकता है वो कर सकता है लेरिंग्स का, हेड, नेक, स्टोमक, ब्लेडर एंड किडनी का। ठीक है, इसोफेगस एंड पेनक्रियाज का। ठीक है, तंबाकू स्मोक कंटेन ओवर 50 नॉन कार्सिनोजन। ठीक है, इंक्लूड नाइट्रोसोमिक एंड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सो बात करते हैं नेक्स्ट की, डाइट एंड एक्सरसाइज। इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, डाइट एंड एक्सरसाइज के अंदर देखो, डाइट, फिजिकली इनएक्टिविटी एंड ओबेसिटी। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा इनएक्टिविटी दिखाता है या बहुत ज्यादा ओबेज है, उसके अंदर लगभग 30 से 35% कैंसर के चांसेस होते हैं। और ये 30 से 35% हमें डेथ देखने को मिलती है। ठीक है, किसकी वजह से, केवल कैंसर की वजह से। फिजिकल इनएक्टिविटी इज बिलीव टू कंट्रीब्यूट टू ए कैंसर रिस्क, मतलब ये सबसे बड़ा रिस्क का कारण है या सबसे बड़ी कारण बनता है कैंसर का। ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है बॉडी पर, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम होता है वो सप्रेस हो जाता है, और सप्रेस होने की वजह से संभावनाएं कैंसर की बढ़ जाती है। इसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम में ये भी मेजर मोस्ट कारण रखता है। कैसे, हार्मोन इम्बेलेंस की वजह से, हार्मोनल इम्बेलेंस। ठीक है, सम स्पेसिफिक फूड, और देखो कुछ खाना भी इस प्रकार का है जो कैंसर पैदा करने का कारण बनता है। तो कौन से खाने की हम बात कर रहे हैं, तो हाई साल्ट डाइट। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा साल्ट का यूज करता है, ठीक है, वो गैस्ट्रिक कैंसर का सबसे बड़ा
कारण बनता है। अगर कोई सॉल्ट का ज़्यादा यूज करता है, सॉल्ट, ठीक है, उनका अगर जैसे सॉल्ट क्या, नमक है ना, NaCl, उसमें सोडियम होता है और क्लोराइड होता है, तो वो गैस्ट्रिक कैंसर का कारण बनता है। और इसके अलावा विटामिन B1, फ्रिक्वेंट फूड कंटामिनेटेड, ठीक है, अगर कोई कंटामिनेटेड खाना खाता है तो वो एक इन्फेक्शन को पैदा करेगा और इन्फेक्शन की वजह से आगे जाकर कैंसर में चेंजेस हो जाता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि किसी रीजन की वजह से रेसेस हुए, पर क्या पता वो रेसेस कब कैंसर में चेंज हो गए, है ना, कि अल्सर हुए, वो अल्सर कब कैंसर में चेंज हो जाए। तो सब कारण तो वही है, इंडिकेशन वहीं से स्टार्ट होता है। कहाँ से? इनका होने का कारण क्या होगा? इन्फेक्शन। इनका होने का कारण क्या होगा? इन्फेक्शन। और इन्फेक्शन की वजह से ही मोस्टली कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। कॉज लीवर, अब देखो जब ये कंटामिनेटेड फूड हम खाते हैं ना, तो वो क्या करता है, लीवर कैंसर को पैदा करेगा। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ये क्या करता है, ये प्यूरिफाइड करता है जो भी हमारा खाना है उसको, ठीक है। अब अगर कंटामिनेटेड करेंगे, वो लीवर के पास जाएगा, लीवर सेल्स के अंदर ग्रो करेगा। अगर मान लो उसने लीवर सेल्स को डैमेज किया, उस कंडीशन में आगे जाकर कैंसर को इंडिकेट कर देगा, ठीक है। बेटुल च्यूइंग कैन कॉज ओरल कैंसर। जैसे बहुत सारे बीज होते हैं, उनको चबाना भी ओरल कैंसर को इंडिकेट करता है। नेशनल डिफरेंस इन डाइटरी प्रैक्टिस में पार्टली एक्सप्लेन डिफरेंट इन कैंसर इंसिडेंस। मतलब बहुत सारे कारण, जो कारण हो सकते हैं कैंसर के, जो अलग अलग तरीके से दर्शाए गए हैं। सो बात करते हैं इन्फेक्शन की। तो इन्फेक्शन किस तरीके से रोल निभाता है अपना? देखो, जहां पर भी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होगा ना, वो इन्फेक्शन किस तरीके से कैंसर तक पहुंच जाता है। तो अगर हम वर्ल्ड वाइड की बात करें, तो लगभग 18% जो डेथ होती है वो केवल इन्फेक्शन से होती है। और किस कारण की वजह से? कैंसर की वजह से। कैंसर से 18% तो केवल इन्फेक्शन की वजह से डेथ होती है, ठीक है। जिसमें से वायरल इन्फेक्शन मेजर मोस्ट है, ठीक है। क्योंकि मोस्टली जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसको अपन मेडिकेशन के जरिए ट्रीट कर सकते हैं। बैक्टीरिया से अगर कैंसर हुआ, ठीक है, तो ये जैसे ही हमने बैक्टीरिया को मार दिया, किल बैक्टीरिया, तो बॉडी क्या करती है, रिहेबिलिटेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देती है, और वो ऑटोमेटिकली ट्रीट हो जाता है। इसलिए बैक्टीरिया से कैंसर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, है ना, बहुत लिटिल चांसेस होते हैं, लिटिल चांस। जबकि वायरस से होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, हाई चांस, इससे हम बोलेंगे हाई चांस, ठीक है, जो कैंसर पैदा कर दें। ऑन्कोवायरस, वायरस दैट कैन कॉज कैंसर। एक तो ऑन्कोवायरस है, एक पेपिलोमा वायरस है। ये वायरस होते हैं, ये जनरली हमारी बॉडी के अंदर पाए तो जाते हैं, पर नुकसानदायक नहीं होते। पेपिलोमा हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पाई जाती है, पाया जाता है, ठीक है, पर नुकसानदायक नहीं होता। पर कभी कभी ये डेंजरस इफेक्ट या हजार्डियस इफेक्ट दिखा देता है, और दिखाएगा तब कैंसर के दिखाएगा, ठीक है। रेडिएशन, रेडिएशन एक्सपोज इंक्लूड बोथ आयोनाइज रेडिएशन और नॉन आयोनाइज रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट। नॉन आयोनाइज का मतलब क्या हो गया? अल्ट्रावायलेट रेज, जो सूर्य की किरणें, है ना, सूर्य की किरणें, अल्ट्रावायलेट, ठीक है। ये भी क्या करती है, ये भी कैंसर पैदा कर सकती है। वो कौन सा? इन्वेसिव कैंसर या फिर स्किन कैंसर। क्योंकि सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो वो कहाँ पर पड़ेगी? स्किन पर। तो इनके चांसेस वेस्ट इंडीज और इन एरिया के अंदर ज्यादा होते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर ये कॉमन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, प्रोलॉन्ग एक्सपोज टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम सन कैन लीड टू मेलानोमा। और देखो, जो स्किन कैंसर होता है ना, उसका मोस्ट कॉमन कारण क्या होता है? तो वो एक मेलेनोसाइट्स हो सकती है। क्या हो सकता है? मेलेनोसाइट्स। मेलेनोसाइट्स मेलेनोमा मेलेनिन को बनाती है। किसको बनाती है? मेलेनिन। और मेलेनिन क्या है?
तो स्किन पिगमेंट है। क्या है? स्किन पिगमेंट। और ये मेलेनिन कब बनाती है? तो इसके लिए बीच में वर्क करता है, वो करता है यूवी रे। जैसे आप लोगों ने पेड़ पौधों का खाना कैसे बनता है, संश्लेषण की विधि वो पढ़ी होगी कैसे बनता है। सेम इसी तरीके से मेलेनोसाइट मेलेनिन का प्रोडक्शन करती है सूर्य की उपस्थिति में। ठीक है। सो स्किन उसकी वजह से ब्लैक कलर रिसीव करती है। कौन सा कलर? ब्लैक। ठीक है। सो नॉन आयोनाइज रेडिएशन यहाँ पर वर्क करती है। ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन एंड अदर सिमिलर सोर्स हैव बीन डिस्क्राइब एज ए पॉसिबल कार्सिनोमा। और ये कुछ पॉसिबल कार्सिनोमाज होते हैं उनके या कैंसर होते हैं उनको डिफाइन करती है। इसके लिए WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो इंटरनेशनल एजेंसीज होती है वो रिसर्च करती है। किसकी? WHO की इंटरनेशनल एजेंसी। ठीक है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये सब डिस्कवरिंग हुई है वो WHO की एजेंसी ने रिसर्च किया है कि ऐसा होता है कि रेडिएशन पड़ेगी कैंसर होने के चांसेस बढ़ेगा। जब अब देखो ऐसा भी नहीं है कि रेडिएशन पड़ेगी कैंसर के चांसेस बढ़ेंगे, पर ये तब पॉसिबल है जब प्रोलोंग, कब? जब प्रोलोंग उसके इफेक्ट में आए। किसके? रेज के। अब किसी भी प्रकार के, जैसे एक एक्सरा कर्मी है, अगर वो कंटिन्यूअस उस रेडिएशन के अंदर रहता है, एक एमआरआई कर्मी है, एमआरआई होती है मशीन, उससे भी रेडिएशन निकलती है, उस रेडिएशन के कांटेक्ट में अगर वो कंटिन्यूअसली है और डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो उसको भी स्किन कैंसर के चांसेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से स्किन कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं हेरेडिटी। तो देखो हेरेडिटी किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल होती है। प्राइमरली कोज बाय इनहेरिटेड जेनेटिकल डिफेक्ट। जनरली जो मोस्ट कॉमन चांसेस होते हैं वो होते हैं फर्स्ट पीढ़ी के। किसको? फर्स्ट पीढ़ी या फर्स्ट जनरेशन। ये हुआ हमारा फर्स्ट जनरेशन, इसके अंदर चांसेस होते हैं। Less than 0.3% of population of cancer are genetically mutation that has a large effect on cancer risk, and these cancer less than 3 to 10% ऑफ कैंसर। मतलब ये 3 से 10% तक चांसेस बनाता है। जो जेनेटिकल चांसेस कितने परसेंट होता है, ये याद रखना, जेनेटिकली कितने परसेंट चांसेस होता है कैंसर का? तो 3 से 10% चांसेस होता है कैंसर का जो इनहेरिटेड होता है। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू ऑल। नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।